नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे Q3 2020 का जो IDFC फर्स्ट बैंक का रिजल्ट आया था उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। उनकी जो लोन बुक की ग्रोथ है रिटेल सेगमेंट की, उन्होंने कैसे इंप्रूव किया है, इसके अलावा उनके फ़िलहाल के NPA कितने हैं, क्या क्या उन्होंने प्रोविजंस लिए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं एक्चुअली थोड़ा आउट ऑफ टाउन था, इसलिए मैं जो रिजल्ट है उसका एनालिसिस थोड़ा लेट पोस्ट कर रहा हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट उन्होंने बताया है कि उनकी जो टोटल लोन बुक है वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी कम हुई है। लास्ट क्वार्टर में वो 1,07,656 करोड़ की थी और दिसंबर 19 क्वार्टर में वो 1,06,140 करोड़ की है। पर इसमें से जो 51% के असेट्स है वो होलसेल असेट्स है। जो कंपेयर करोगे लास्ट क्वार्टर में यानी सितंबर 2019 में वो 55% के थे और सिमिलरली आप कंपेयर करोगे दिसंबर 2018 में तो वो 65% के थे, यानी 65% से कम करके उन्होंने अभी वो फिलहाल में 51% किया है। दिसंबर 2018 में जो रिटेल असेट्स थे वो 35% के थे, जो फिलहाल में आप देखो तो 49% के हुए हैं। इसका मतलब रिटेल के असेट्स में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है और कंपेरिजन में भी आप देखोगे तो वो लगभग होलसेल असेट्स के कंपैरिजन में इक्वली अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल लोन बुक में। और यही आप देखो तो वैद्यनाथन जी का प्लान है कि उनको जो रिटेल के असेट्स है वो बढ़ाने हैं। यहाँ पे आप उनके सारे रिटेल की जो लोन बुक है उसकी ग्रोथ देख सकते हो, जो दिसंबर 2018 में 36,236 करोड़ की थी और वो बढ़ के आप देखोगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखोगे तो जो रिटेल के लोन्स है वो लगभग 4,000 to 3,000 करोड़ से उन्होंने इंक्रीज किया है। पर एट द सेम टाइम आप देखोगे तो उन्होंने जो होलसेल की लोन बुक है जो दिसंबर 2018 में 56,800 करोड़ की थी वो उन्होंने काफ़ी रिड्यूस की है। लगभग अभी आप देखोगे तो वो 42,951 करोड़ की है। इसका मतलब लगभग 14,000 करोड़ के आसपास उन्होंने जो होलसेल बुक है वो कम की है। यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल रिटेल फंडेड असेट्स और जो टोटल होलसेल फंडेड असेट्स है उसके डिटेल दिए हैं। तो फिलहाल में जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, जो रिटेल असेट्स है वो 49% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो होलसेल असेट्स है वो 51% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टोटल लोन बुक का। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे बढ़ गए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सितंबर 2019 के क्वार्टर में 3.43% के थे, वो इंक्रीज हो गए 3.86% के हो गए, यानी लगभग आप देखोगे तो 40 BPS यानी बेसिस पॉइंट का यहाँ पे एक इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो तो उन्होंने बताया है कि उनके जो टोटल लोन बुक है उसके जो NPAs है वो दिसंबर 2019 में 2.83% के थे और जो नेट NPA है वो 1.23% के थे। पर इसमें आप देखो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने नीचे लिखी है कि उनके जो टोटल जो रिटेल बुक है उसके NPA 2.26% के है कंपेयर टू 2.31 जो सितंबर 2019, यानी रिटेल के जो बुक के NPAs है वो एक्चुअल में कम हुआ है। और सिमिलरली नेट NPA आप देखोगे तो वो भी कम हो गए हैं, 1.06% के है फिलहाल में और सितंबर 2019 में वो 1.08% के थे, यानी नेट NPA में आप देखोगे तो एक छोटा सा एक रिडक्शन हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। यहाँ पे आप देखोगे तो जो उन्होंने अलग अलग डिटेल्स दी है उनके कॉर्पोरेट लोन बुक के, जिसमें अलग अलग जो अकाउंट्स है वो अंडर स्ट्रेस है। इसका मतलब उसमें जो रिकवरीज है वो आने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसमें आप देखो तो उन्होंने पहले बताया कि टोल रोड जो BOT प्रोजेक्ट है और वो महाराष्ट्र में है, उसका जो टोटल एक्सपोजर है वो 239 करोड़ का है। इसके बाद में जो तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट है उसका एक्सपोजर 47 करोड़ का है। विंड पावर जो प्रोजेक्ट है वो 172 करोड़ का है। सोलर प्रोजेक्ट जो राजस्थान में वो 89 करोड़ का है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो 548 करोड़ का है। इसके बाद में और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में है टोल रोड प्रोजेक्ट वो 963 करोड़ का है। सबसे ज्यादा आप देखो तो यहाँ पे एक्सपोजर है। इसके बाद में उन्होंने कहा है लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो DHFL है वो 596 करोड़ का है और बाद में एक उन्होंने कहा है कि लार्ज कॉन्ग्लोमरेट इन मुंबई जिसका एक्सपोजर 638 करोड़ का है। इसके बाद में उन्होंने कहा है कि बैंक हैज केप्ट टोटल 3,487 करोड़ ऑफ असेट्स अंडर वॉच लिस्ट, आउट ऑफ विच 2,253 करोड़ आर इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और उसमें से आप देखो तो 51% का उन्होंने प्रोविजंस ले लिए हैं। तो आगे जाके हम देखते हैं कि ये जो प्रोविजंस है उसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो तो कितना जो एक्सपोजर है और उसके कंपेरेटिवली कितने प्रोविजंस किए हैं यहाँ पे परसेंटेज टर्म में उन्होंने दिए हैं। तो काफ़ी एग्रेसिवली आप देखोगे तो वैद्यनाथन जी इसमें प्रोविजंस कर रहे हैं और वो एक्चुअली बैंक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सपोज वो अभी प्रोविजंस नहीं दिखाते और बाद में कुछ जो अकाउंट्स है वो डिफॉल्ट हो जाते हैं तो बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और इसीलिए ही पहले प्रोविजंस करना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बाद में सपोज कुछ डिफॉल्ट हो जाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बैंक पे इतना आता नहीं है। इसके बाद में आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशो देखोगे तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो थोड़ा कम हो गया है। सितंबर 2019 में वो 14.65% का था
और दिसंबर 2019 में वो 13.29% का हुआ है। पर यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि बैंक को इमीडिएटली कुछ फंड रेजिंग की फिलहाल में ज़रूरत है। उनका कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशो है वो आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी है उसके काफ़ी ऊपर है। उसके बाद में आप उनकी कासा यानी करंट और सेविंग अकाउंट की जो ग्रोथ है उसके डिटेल्स देख सकते हो। तो फिलहाल में उनका जो दिसंबर 2019 का कासा है वो 16,204 करोड़ का है। तो मैंने रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक ब्रांच है उसको विजिट किया था और मैंने वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे कि उनका कासा कैसे बिल्ड हो रहा है, टर्म डिपॉजिट्स कितने हैं, या जो उनके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स के टोटल कैसे ग्रो हो रहा है। तो मुझे वो देख के काफ़ी पॉजिटिव लगा था। इसके बाद में आप परसेंटेज में देख सकते हो उनका कासा कितना है, तो 24.06% का किया है टोटल डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब कासा प्लस जो टर्म लोन है वो सारा मिला के कंपेरेटिवली कासा कितना है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से बैंक उनके जो कासा का परसेंटेज है उसमें भी उन्होंने ग्रो किया है। तो अभी हम एक इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ देखते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट है और उनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्यों रिड्यूस हुआ है और बैंक ने क्यों लॉस पोस्ट किया है। तो इंटरेस्ट इनकम आप देखोगे तो लास्ट ईयर के क्वार्टर में यानी जो दिसंबर 18 का क्वार्टर था तभी वो 3,664 करोड़ का था। अभी आप देखोगे तो वो 4,100 करोड़ का है। इसका मतलब जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रोथ की है। उनके टोटल इंटरेस्ट इनकम आप देखोगे तो 1,145 करोड़ का था दिसंबर 18 में, बाद में वो सितंबर 19 में 1,363 करोड़ का हो गया। और अभी आप देखोगे तो उसमें भी इंक्रीज हुआ है, लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% का इंक्रीज हुआ है। और दिसंबर 2019 में उन्होंने 1,534 करोड़ का टोटल आप देखोगे तो इंटरेस्ट इनकम पोस्ट किया है। इसके बाद में भी आप उनके प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट देखोगे तो दिसंबर 18 में सिर्फ 264 करोड़ के थे और फिलहाल में वो 682 करोड़ के हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट उनके प्रोविजंस है। प्रोविजंस में आप देखोगे तो प्रोविजंस उनके फिलहाल में 2,305 करोड़ के है और जिसमें काफी बड़ा जो पोर्शन है वो वोडाफोन आइडिया का है और इसके अलावा भी एक दो और अकाउंट्स है। और ये जो प्रोविजंस है वो करने के वजह से उनका जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस हुआ है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखोगे तो उन्होंने लगभग 1,623 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। तो ये देख के जनरली आप देखो तो कल जो स्टॉक था वो लगभग 7 to 8% का डाउन था। पर मुझे लगता है यदि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 5 to 10 ईयर्स का होगा तो एक्चुअली मैनेजमेंट ने एक काफ़ी अच्छी तरीके की चीज़ की है, क्योंकि एनपीएस जो है या जो प्रोविजंस है उनको जितने जल्दी वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उतना ही उनके फ्यूचर के लिए बेटर होता है। तो मुझे लगता है वैद्यनाथन जी का यही विजन है कि उनकी जो पहले की बुक है जो लेगेसी बुक करके वो कहते हैं, जो आप देखो तो आईडीएफसी बैंक से एक्चुअली वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ट्रांसफर हुई है और इसमें से आप देखो तो कोई भी लोन्स है वो वैद्यनाथन जी ने नहीं दिए हैं। उनका क्या था कि उन्होंने कैपिटल फर्स्ट डेवलप किया था और इसमें भी आप देखो तो इनिशियली 2-3 जो साल थे उसमें कैपिटल फर्स्ट ने भी लॉस पोस्ट किए थे और बाद में उनका जो ट्रेजेक्टरी था या उसमें जो ग्रोथ थी वो कंटिन्यू 7 to 8 ईयर्स के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी लोन बुक भी बढ़ाई थी और उसमें से उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट भी बढ़ाए थे। तो मुझे लगता है कि ये केस में क्या होगा कि एक बार उनके जो सारे प्रोविजंस है उनके ओल्ड जो बुक है वो एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो बाद में ये जो चीज़ें हैं वो इतनी आप देखोगे तो इतना ज़्यादा वो प्रोविजंस नहीं करेंगे। और वैद्यनाथन जी ने भी यही कहा है कि उनका जो रिसेंट इंटरव्यू आप देखोगे तो मे बी जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसमें इतने जो प्रोविजंस है उतने ज़्यादा प्रोविजंस वो नहीं करेंगे और जितने प्रोविजंस वो कम करेंगे उतना ही आप देखोगे तो उनका जो टोटल नेट प्रॉफिट हो जाएगा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो मुझे ओवरऑल उनका जो ऑपरेटिंग फ्रंट का रिजल्ट्स है, जो उन्होंने कहा था कि उनको जो लोन बुक है वो फिलहाल टोटल लोन बुक नहीं ग्रो करनी है पर उसका जो कॉम्पोजिशन है यानी जो रिटेल का पार्ट है उनको इंक्रीज करना है और मुझे लगता है वो एक राइट डायरेक्शन पे है। पर क्या हो गया कि उन्होंने जो प्रोविजंस किए है इसीलिए उनका जो प्रॉफिट है वो काफी कम हो गया है और इसीलिए मार्केट में भी आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था कल, लगभग 8% डाउन था स्टॉक। तो मैंने पर्सनली मेरे अकाउंट पे और क्लाइंट के अकाउंट पे हमने कुछ शेयर्स बाय किए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि हमारा जो विजन है वो एक 2-3 साल का विजन नहीं है। हम ये जो स्टॉक है उसमें 5, 10 या 15 ईयर्स डिपेंड करता है कि कैसे अपॉर्चुनिटी होगा। और मुझे लगता है ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज होती है यदि आपका इन्वेस्टमेंट का जो टोटल होराइजन है वो लॉन्ग टर्म का है तो ऐसे अपॉर्चुनिटी अच्छी क्वालिटी का शेयर थोड़े आप देखोगे तो कम वैल्यूएशन में आपको मिल जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो कितने साल का है। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोज़ है आप फ्यूचर में भी देख सकते हो।